नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के मुकुंदपुर के निवासियों ने चलाया सफाई अभियान। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के न आने से परेशान होकर लोगों ने खुद नालों की सफाई। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद खुद को राजा समझने वाले ये नेता जनता रूपी प्रजा की समस्याओं को अनदेखी कर देते हैं, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा आज यहाँ देखने को मिला है। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का मुकुंदपुर इलाका है। आज सुबह यहाँ के निवासी अपने घर से कस्सी और झाड़ू लेकर घर से बाहर निकल आए और अपने मोहल्ले में सफाई, गंदगी और नालों को साफ करना शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारियों के खिलाफ बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई न होने का कारण लोगों को खुद ये कदम उठाना पड़ा। भैया जी, यहाँ हम रहते हैं, हम अपनी सफाई यहाँ जब कोई भी कर्मचारी नहीं आता है, 20 बार कंप्लेंट कर ली, 6 बार लिख के दिया है, कोई भी सुनता नहीं है। तो बीवी बच्चे हमारे रहते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, डेंगू होता है, हैजा होता है, मलेरिया होता है। इसकी वजह से लेकर के हम सभी कॉलोनी वालों ने ये देह बनाया है कि भाई सभी के सभी रिल मिल करके और सभी सफाई करें, अपनी अपनी नहीं करें, अपनी गली की नहीं करें, सभी को सोचें और सुझवाएं कि भाई सभी सफाई करें तो ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा। सफाई हमारी है, हम इस देश के रहने वाले हैं, हम सफाई नहीं करेंगे तो कौन सफाई करेगा। यहाँ के निवासी कई बार इस समस्या से परेशान होकर इसकी शिकायत कई जगह कर चुके हैं, लेकिन इनकी शिकायत की कोई नहीं सुनता। जब लोग एमसीडी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ आश्वासन देकर भेज दिया जाता है, और जब ये अपनी शिकायत को लेकर विधायक के पास जाते हैं तो ये बोलकर उनकी बातों को टाल दिया जाता है कि एमसीडी उनके अंदर नहीं आती। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां? इसलिए इन सब चक्करों से परेशान होकर यहाँ के निवासी खुद ही सड़क पर नालों और गंदगियों की सफाई करने उतर आए। यहाँ का RWA का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर जो है गली नंबर 9 में जो SIDC वालों ने जो है DIDC वालों ने जो है यहाँ पर काम किया है। कई गलियाँ ऐसे छोड़ करके चले गए हैं, जो कि हमने माननीय जो है काउंसलर जी के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है RW का लेटर दे करके और विजिलेंस इंक्वायरी भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी यहाँ पर उसका समाधान नहीं हुआ और विजिलेंस इंक्वायरी भी आई, उसका भी कोई यहाँ पर वो नहीं मिला। तो हम सब लोगों को मजबूरी में आ करके यहाँ की, देखो ये तो गली नंबर 4, हम सब लोग थोड़ा एक्टिव लोग हैं, 9 नंबर में जाकर के देखिए, इतना बुरा हाल है कि ऐसे आधी गांठ तक जो है पानी भरा पड़ा हुआ है। इतने लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कहने में शर्म आती है, इससे अच्छा गाँव है। हम एक राजधानी में, भारत की राजधानी में रहते हैं और ये दुर्दशा यहाँ का देख करके, और माननीय विधायक जी तो बिल्कुल ही यहाँ पर किसी को दिखाओ तो कि हमारे विधायक जी हैं तो कोई शकल भी नहीं देखा है। दिल्ली को स्वच्छ बनाने को लेकर केजरीवाल सरकार ने स्वच्छता नामक ऐप जारी किया है। यहाँ के लोगों के मुताबिक यह ऐप बिल्कुल ही नाकारा साबित हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गंदगी का फोटो खींचकर इस ऐप के जरिए भेजने पर भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है और न ही कोई अधिकारी इनकी सुध लेता है। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के घोगा गांव में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टेडियम कमेटी के चेयरमैन के घर का निगम टीचर्स ने किया घेराव। पिछले कई महीनों से नहीं मिल रहा था वेतन। बच्चों के साथ आए टीचर्स, निगम स्टैंडिंग चेयरमैन ने कहा दिल्ली सरकार नहीं दे रही है वक्त पर फंड नहीं मिला तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ निगम खोलेगा मोर्चा, करेगा दिल्ली में चक्का जाम और प्रोटेस्ट। साथ ही टीचर 16 जनवरी को स्कूल खुलने पर आएंगे हड़ताल पर, नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में। यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मोहन भारद्वाज का घर जगह है बाहरी दिल्ली के घोगा गांव में, और घर के बाहर अपने बच्चों को साथ लेकर आए ये सब है नगर निगम के स्कूल के टीचर्स। इनको कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता। अब भी 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब ये आज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मोहन भारद्वाज के घर का घेराव करने आए हैं। इनकी मांग की इनको वेतन दिया जाए। 16 जनवरी से स्कूल खुलने पर निगम टीचर्स हड़ताल पर जाएंगे और स्कूलों में नहीं होगी पढ़ाई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मोहन भारद्वाज ने कहा दिल्ली सरकार निगम को उसका फंड नहीं दे रही है। वे भी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे।
इनका कहना है कि सभी निगम पदाधिकारी, पार्षद और कर्मचारी रोड जाम करेंगे और 16 तारीख से हड़ताल हुई तो ये टीचर्स पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि टीचर्स की मांग जायज है। अब दिल्ली सरकार और नगर निगम में फिर से विवाद बढ़ेंगे। अगले सप्ताह तक फंड नहीं मिला तो दिल्ली में निगम अस्पताल, स्कूल आदि में हड़ताल ही हड़ताल नजर आएगी और दिल्ली वालों को होगी बड़ी दिक्कत। मैडम ये देखिए, निगम के शिक्षकों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। पुराने शिक्षक सारी दिल्ली में ऐसे है, ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी। नो वर्क, नो पे, नो। देखिए, किरण बाला सिविल लाइन जोन से। क्या मामला है सारा? देखिए, हमारी सैलरी नहीं आ रही है, 3 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे धरना प्रदर्शन हम कर चुके हैं। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय चौक डाउन करने। अब हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं। बहुत अरमानों से हमने वोट दिया इस सरकार को, लेकिन हुआ क्या? हम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राजनीति के बीच में पिसका रह गया आम शिक्षक। शिक्षक एकता, जय शिक्षक। हल करो जी, या तो आप हमारे साथ चलो, समस्या का हल करो। ठीक है, कि जहाँ हम प्रतिरोध कर रहे हैं आप हमारे साथ चलो, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। हाँ जी, आप आए हैं ना। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में एक परिवार की बुरी तरह नाक के बीच रोड पर पिटाई की गई, बल्कि इस मां को उसके तीनों बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह इस 14 साल की मासूम बच्ची, बेटे और उसकी मां को पीटा जा रहा है। परिवार की माने तो उनकी सिर्फ इतनी गलती है कि उनकी बच्ची ने स्कूल में जब पुलिस इंस्ट्रक्शन हुआ तो बच्ची ने इस बात की शिकायत पुलिस से की थी कि उनके इलाके में अवैध शराब बेचने का काम होता है, जिस बात की जानकारी किसी तरह सुनीता के परिवार की लग गई और उसने तभी इस परिवार का जीना दुश्वार कर दिया। इस परिवार को घर से बेघर कर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। डीसीपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करता ये परिवार शालीमार बाग एसएचओ से निराश होकर जब उन्होंने इनकी गुहार नहीं सुनी तब यहाँ पहुँचा और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। देखिए किस तरह छाती पीट पीट कर रोता ये परिवार इंसाफ की भीख मांग रहा है। बात की शिकायत लेकर जब ये डीसीपी से मिलने पहुंचे तो डीसीपी साहब तो नहीं मिले, पर अशोक विहार थाने के एसएचओ ने सारा मामला सुनने के बाद आला अधिकारियों से बात की और जल्द ही इस मामले पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? सुमन। हाँ सुमन, क्या हुआ था बताओ। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे बच्चे कुतमपुरा में पढ़ते थे, जो क्या नाम है स्कूल का, उसमें हमारी लड़की पढ़ती थी पूजा, उसके साथ सुनीता के कोई रिश्तेदार की लड़की पढ़ती थी उसमें। तो हमारे दोनों पूजा उनकी रिश्तेदार की लड़कियां जो थी वो सर एक ही क्लास में थी। उसमें क्या हुआ, जो पुलिस में फंक्शन में आते रहते हैं पुलिस वाले, इंक्वायरी पूछते रहते हैं, नए फंक्शन होता है तो बच्चों के बारे में पूछते रहते हैं। उसके बाद में मेरे वैसे पूछने लगे जब पूजा के बारी, तो पूजा ने मेरी लड़की ने इतनी गलती कर दी कि उसने ये नाम ले लिया सुनीता के कि मेरी गली में शराब बिकता है, सट्टा चलता है, जो मेरे घर से थोड़ी सी दूर है। मेरी लड़की की यही गली है, यही मेरी लड़की को कहना भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ा। जे आज हम धक्का खा रहे हैं, 5 महीने हो गया मैं धक्का खा रही हूँ बच्चों लेके, यही गलती नहीं करती मेरी लड़की, इसके कारण हमें बहुत सजाएं मिल चुकी है। कब से धक्का खा रहे हैं? अभी 5-6 महीने में 1 साल हो गया धक्का खाते हुए। अच्छा। जो अभी मेरे को बार बार ताना दे रही है सुनीता, तेरी लड़की ने गवाही दिया स्कूल में, ऐसे बोली इंक्वायरी में, उसको जीना हराम कर दूंगी, तेरे लड़की को बलात्कार करवा दूंगी, उठवा लूंगी, तेरे लड़की को बलात्कार में फंसा दूंगी। तेरे जिसके राकेश और बबलू नाम है उनको भी धमकी मिल चुका है कि बलात्कार में फंसा दूंगी दोनों की, और मैं तेरे घर छीन लूंगी, तेरे घर में कब्जा करवा दूंगी। जो मेरे साथ उसने कर दिया, हमें मारा पीटा, उससे चैन नहीं आया उसे, हमारे बच्चों को भी उसने हमारे घर में 4-5 बदमाश भेज दिया है, जिसके नाम जाविंदर, बबलू, रजनी, एक दो है जिसको मैं शकल से पहचानती हूँ, जो मेरे पीछे गली में रहते हैं। उन्हें हमारे घर में आके कब्जा कर लिया, मेरे घर में घुस गए। घुसने के बाद में उन्हें 2 महीने से आप कहाँ पे रह रहे हैं फिर? हम भटक रहे हैं सर, हम इधर उधर भटक रहे हैं, कभी उस गुरुद्वारे में, कभी धर्मशाले में, कभी मंदिर में, कभी कहीं कहीं भीख मांग के हम खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, जिसमें हमारे को कोई कोठी वाले दे जाता है, कोई पैसे दे जाता है, कोई कपड़े दे जाता है, कोई ये बोलता है कि तुम कैसे घूमते हो। तो आपका अपना घर है, उसके बाद भी आप मकान होते हुए हम भटक रहे हैं, अपना मकान होते हुए। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं किया? मेरे मकान नहीं, थाने में जाते थे, थाने वाले हमें गाली दे देते थे, भगा देते थे, जहाँ तक कि सिच्चू भी गाली देता था हमें, अब भगा देता था, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि बीट वाले भी नहीं सुनवाई करे थे। हमारा चाय की दुकान थी सर, वो भी जला दिया गया, हम रोजगार से भी भटक चुके हैं, हमारे घर इस टाइम कब्जा हो चुका है, हमारे घर में घुस चुके हैं, हमारे घर में दारू शराब बैठ के पी रहे, जो सुनीता आके गेट पर खड़ी हो जाती है, रजनी, सुनीता, बबलू, जाविंदर।
दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। भारी दिल्ली के रिंग रोड पर मुकरबा चौक से पिरगाड़ी मंगोलपुरी तक करीब 8 किलोमीटर तक एलिवेटेड रोड बनकर हुआ तैयार। कांग्रेस सरकार में हुआ था ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू। आज अचानक कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और साथ में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता अचानक काम चल रहे इस रोड पर आए और जबरदस्ती उद्घाटन कर दिया। भारी दिल्ली के रिंग रोड पर मुकरबा चौक से पिरागड़ी मंगोलपुरी तक करीब 8 किलोमीटर तक एलिवेटेड रोड बनकर हुआ तैयार। कांग्रेस सरकार में हुआ था ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू। आज अचानक कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और साथ में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता अचानक काम चल रहे इस रोड पर आए और जबरदस्ती उद्घाटन कर दिया और पूरे एलिवेटेड पर गाड़ियां और हजारों मोटरसाइकिल दौड़ाई। आरोप है कि आप सरकार कांग्रेस के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अपना बताना चाहती है और तैयारी के बाद भी लोगों के लिए एलिवेटेड रोड खोला नहीं जा रहा है तो जबरन खोल दिया और रिबन काट कर उद्घाटन भी किया। ये देखिए हजारों लोगों की भारी भीड़ इस जगह है। बादली से शुरू होने वाला एलिवेटेड रोड, दरअसल ये एलिवेटेड रोड लगभग बनकर तैयार है। कुछ मामूली काम फाइनल होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के सीएम साहब बिजी हैं और इसलिए उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं और लोग परेशान हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है। कांग्रेस की उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब इसका श्रेय आम आदमी पार्टी न ले जाए, इसलिए कांग्रेस के स्थानीय नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आए और रिबन काट कर जबरन उद्घाटन ही नहीं किया बल्कि पूरे एलिवेटेड रोड पर यात्रा करते हुए मंगोलपुरी तक गए और वापस भी उसी रोड से आए। देखिए ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये सिवाय दिखावे के कुछ नहीं करती। एक तरफ ऑड और इवन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा एलिवेटेड रोड जिससे बहुत सी जनता को सुविधा होगी, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा, जिससे रोड भी खुले रहेंगे, उस रोड को पिछले 10 दिन से सिर्फ उद्घाटन के लिए रोका गया है। हम इसका से बिल्कुल इसका निंदा करते हैं। जबरन नहीं घुसे, ये हमारी विरासत है, कांग्रेस की विरासत है। कांग्रेस ने दिल्ली वालों को विरासत दी है तो कांग्रेस ने आज दिल्ली वालों को सौगात दी है पुल खोलकर, जो कि कांग्रेस ने 15 साल में जो दिल्ली की डेवलपमेंट की। आज केजरीवाल साहब को ऑड और इवन का फार्मूले पर जाना पड़ा, ना कि डेवलपमेंट के नाम पर। डेवलपमेंट के नाम पर जाएं, लोगों को सुविधा दें, पोल्यूशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। मेरा तो यही कहना है। और आपसे एक बात और कह दूँ, ऐसे ही एलिवेटेड रोड हैं, कांग्रेस पार्टी सभी एलिवेटेड रोडों को उद्घाटन करेगी। जैसा देवेंद्र यादव जी, मैं प्रवीण कुमार नेला विधानसभा से, हमारी जिले की 5 विधानसभाएं आज यहाँ पर एकत्रित हैं। आपने लोगों में भारी रोष और भारी उत्साह देखा होगा आपने, कि ये रोड आम जनता के लिए है, ना कि किसी नेता से। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पुलिस ने उन्हें रोकने की काफी मशक्कत की पर भीड़ नहीं मानी और जबरन घुस गई। अधिकारियों का कहना था कि काम अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है और हादसा हो सकता है, इसलिए एलिवेटेड रोड पर जाना खतरनाक है। अब श्रेय लेने की होड़ ऐसी कि कांग्रेस ने जबरन एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर दिया और अपने शासन के प्रोजेक्ट को ये श्रेय आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहते। इस पर भी अभी तक आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है, लेकिन जाम से जूझ रहे लोगों को इसके शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। अभी आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड लगे हैं, इलेक्ट्रिक की अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। आप बताइए, अभी कमी कह तो रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी तैयार नहीं है। अभी इसमें रोड मार्किंग, सेफ्टी मेजर्स अभी लेने हैं। लाइन 31 तारीख थी, नहीं हो पाया है। अभी साइनेज नहीं लगे हैं, बोर्ड अभी हम तैयार कर रहे हैं। जब तक स्पीड लिमिट, सेफ्टी मेजर्स नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें शुरू नहीं हो सकती। अभी क्या लगता है कितना समय और लग जाएगा इसको? अभी 4-5 दिन लगेगा। 4-5 दिन में ये सारा काम पूरा हो जाएगा? 4-5 दिन में हो जाना चाहिए। जो दी गई थी वो 10 तारीख, क्या जल्दबाजी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उद्घाटन किया गया है? नहीं, ये तो हम ये नहीं कर सकते किसी के उसे उद्घाटन, हम लोग उद्घाटन में नहीं है। जब तक सेफ्टी फीचर्स न लग जाएं तब तक ये हम पब्लिक को नहीं खोल सकते। तो पब्लिक के लिए कुछ नुकसानदायक है इसमें भी, आप मानते हैं? एक्सीडेंट हो। दिल्ली से इशरात खान की रिपोर्ट। थाना मधुबन क्षेत्र के ग्राम कुचाई में रविवार की सुबह 23 वर्षीय एक विवाहिता प्रमिला राजभर का शव घर में फंदे पर लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के बगल से क्यों फोन कैल की जल्दी आके भेंट कर लो, नहीं तो कहर लड़की इस पर पहले से भी उस परिवार में शादी को लेकर के झगड़ा वगड़ा होता था, कुछ आपको मालूम है?
फ्रिज खातिर, सिलेंडर खातिर, खेते खातिर के खेतवा नौआ खोदा झगड़ा करता रहा। हाँ, पैसा खातिर। अब पैसा खातिर हर में से पैसा मांगत रहा। तो आपको ये लगता है कि मेरी लड़की को कोई जो है मार दिया है? कोई नहीं मारा। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कॉटन मिल परदा के समीप वाराणसी गोरखपुर रेल मार्ग पर रविवार की दोपहर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के अर्दल्य का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कॉटन मिल परदा के समीप वाराणसी गोरखपुर रेल मार्ग पर रविवार की दोपहर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के अर्दली का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। शहर कोतवाली में पुलिस चौकी दीवानी न्यायालय में बताया गया कि रविवार की दोपहर में सूचना मिली कि कॉटन मिल परदा के पश्चिम छोर से होकर जाने वाली वाराणसी गोरखपुर रेल मार्ग पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी शिनाख्त चिंतामणि प्रजापति पुत्र सत्य प्रकाश प्रजापति निवासी मऊ रानी पर जनपद झांसी के रूप में हुई। बताया गया कि वह सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ अर्दली के पद पर तैनात था। वह जज कॉलोनी में रहता था। अरे अब तो घटना तो सुन करके ना है घटना, और फिर भी सुने हुए क्या नाम क्या? ये चिंतामणि को कट गया हुई पता चला। कौन थे ये, किससे क्या रहते थे? जय हिंद साहब का है, सिविल जज जूनियर डिवीजन अहमदाबाद। सर ट्रेन से कटकर जो मौत हुई वो ट्रेन से वो रेलवे का मामला है। रेलवे के लोग थे, वो गए हुए देख रहे हैं। मऊ से आजिफ रिजवी की रिपोर्ट। महोबा संदीप सिंह के यहाँ बीते रोज चोरी की घटना में फॉलोअर के शामिल होने के अंदेशे में हो रही जांच से बचने के लिए फॉलोअर की कूट रचित मामला बनाकर सीओ पर प्रताड़ित करने का आरोप मढ़ दिया। महोबा जिला अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इस शख्स का नाम है रमेश महोबा सीओ संदीप सिंह के यहाँ फॉलोअर के पद पर काम करता है। रमेश ने आज अपने घर पर नशे की भारी मात्रा पर डोज लेकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिससे साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति ठीक है। दरअसल बीते रोज सीओ संदीप सिंह के आवास पर सोने का मंगलसूत्र, हीरे की अंगूठी सहित कुछ नकदी गायब हो गई थी, जिसका शक रमेश के ऊपर था, जिसको लेकर विभाग द्वारा गोपनीय जांच कराई जा रही थी, जिसकी भनक रमेश को लग गई। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से रमेश ने नशे की गोलियों का भारी डोज से सेवन कर लिया। रमेश कुमार नाम है, अर्दली पीन में भर्ती है। सीओ साहब के यहाँ खाना बनाते हैं। सीओ साहब के यहाँ 8 तारीख को चोरी हो गई थी, जिसमें मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और कल रात में मारपीट करी और कहा कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें एटीएम 4-5 एटीएम 10-15 हज़ार रुपये लगा के जेल भेज देंगे और बर्खास्त करवा देंगे। बस उसी टेंशन में सारे पुलिस लाइन में शोर हो गया कि इसने चोरी करी है, तो उसी टेंशन में हमने गोली खा ली, क्योंकि हमारी इज्जत चली गई। और अब इस समय कहाँ हो? इस समय सर अस्पताल में। कैसी तबीयत है अब? अब तो ठीक है, लेकिन जांघें दर्द हो रही हैं जहाँ मारा है, बालों में दर्द हो रहा है जहाँ बाल खींचे हैं, और सर पूरा घूम रहा है। हालात बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। जानकारों की माने तो रमेश ने चोरी के मामले से बचने के लिए पूरा मामला रचा है। वहीं रमेश का कहना है कि उसे जबरन मामले में फंसाया जा रहा है। चोरी कबूल करने के लिए उसके साथ मारपीट भी की गई। वहीं रमेश की पत्नी का भी यही कहना है कि मेरे पति ने चोरी नहीं की। सिटी क्या है, उनके यहाँ खाना वाना बनाते हैं और कल वो ले गए, उनके यहाँ चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर, चोरी किया है। और नहीं, इन्होंने नहीं किया तो ये बोले हमने नहीं किया, लेकिन वो बोल रहे हैं कबूल करो, नहीं तो मतलब तुम्हें जेल भेज देंगे। हमारे पति ने, और मेरे घर की तलाशी भी ली गई। मेरे पति घर पर भी नहीं थे, घर की तलाशी उसमें कुछ भी नहीं पाया गया घर पर। और फिर इन्होंने आज सुबह कुछ अज्ञात चीज खा के अपने आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको यह बता दें कि रमेश नशे का आदी है, जिसके चलते इससे पहले भी अधिकारियों द्वारा उसको नसीहत दी जा चुकी थी। पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने बताया कि सीओ सिटी के आवास में हुई चोरी की कराई जा रही जांच में इसका नाम सामने आते ही इसने पूरे मामले को रचा है। फॉलोअर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीओ संदीप द्वारा फॉलोअर की पिटाई के
सवाल पर उन्होंने कहा कि सीओ द्वारा उसे प्रताड़ित नहीं किया गया, जबकि सीओ खुद ही इससे प्रताड़ित थे। एक पुलिस विभाग के कर्मचारी को फॉलोवर है, वो फॉलोवर पुलिस लाइन में कार्यरत है, उसको साथी पुलिस वालों द्वारा लाया गया 2.5-3 घंटे पहले। बताया गया है कि ये अभी उसने कोई गोली खा रहा था, तो एक साथ 3-4 गोलियां उसने खा ली थी। किसी कारणवश, कारण तो नहीं बताया उसने, और हल्का बेहोशी की हालत में आया था, तो यहाँ उसकी पेट की सफाई करके वो गोलियों का असर निकाला गया और इलाज किया गया। तो अब वो उसके बाद अब स्थिति उसकी काफ़ी ठीक हो गई है। कोई आरोप नहीं है, सब झूठबाज़ है। तो जैसे पीड़ित बता रहा है कि वो पीड़ित ही नहीं है, उसने सीओ को पीड़ित कर रखा था जी। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? फिर बिल्कुल आगे कार्रवाई की जाएगी। 7 तारीख से ही उसके खिलाफ जांच के ऑर्डर हैं। आज वो जब उसको पता चला होगा कि मेरे खिलाफ जांच हो रही, मैं ये हो जाऊंगा, तो उसने सीओ से ये नाटक कर डाला। जांच से बचने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। जांच से बचने के लिए पूरा वो जुआड़ी शराबी सारे ऐब हैं उसके अंदर, उसको विभाग में रहना ही नहीं चाहिए। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा में पहाड़ पर काम कर रहे 2 मजदूर ब्लास्टिंग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहाड़ मालिक द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा जनपद में पहाड़ों पर हो रहे वैध और अवैध खनन आम आदमी के लिए मौत का कारण बना हुआ है। पहाड़ों पर होने वाली ब्लास्टिंग की चपेट में आने से कई मजदूर अपंग हो जाते हैं। अनुभवी मजदूरों के चलते होने वाले हादसे बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस और संबंधित विभाग खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। महोबा शहर कोतवाली के ग्राम डहरा में शीतल यादव के पहाड़ पर पत्थर तोड़ने के लिए की जा रही हेवी ब्लास्टिंग के दौरान काम कर रहे मजदूर राम भजन और दुर्गादीन उसकी चपेट में आ गए। ब्लास्टिंग से उछलते पत्थरों ने दोनों के शरीर को लहूलुहान कर डाला। घटना होते ही पहाड़ पर मजदूर भाग खड़े हुए और घटना की सूचना पहाड़ मालिक को दी। पहाड़ मालिक ने पुलिस को सूचित किया। दोनों घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए। यहाँ डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक इलाज किया गया, लेकिन दोनों की हालत नाजुक देख उन्हें झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस को सूचना मिलने पर भी वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी। वहीं इस पर कोई भी कुछ बोलने से मना कर रहा था। अभी जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में 1 घंटे पहले 2 गंभीर रूप से घायल चुटहल आए थे, जिनका नाम राम भजन और दुर्गादीन है। ये दोनों वहाँ किसी पहाड़ ढार्रा पहाड़ की खदान में काम कर रहे थे। पत्थर बालू की खदान जो भी है, पत्थर और मिट्टी वाली खदान में वहाँ लेबर के रूप में काम करते थे। तो वहाँ दुर्घटना में वो पत्थर और मिट्टी उनके सिर में गिरी, शरीर पर गिरी, तो गंभीर रूप से घायल अवस्था में यहाँ उन्हें लाया गया खदान मालिकों के द्वारा। और उनमें से एक की हालत ज़्यादा गंभीर थी, जिसका नाम राम भजन है। सिर में ज़्यादा बड़ा घाव है, हड्डी भी उसकी निकल रही थी, टूटी हुई थी। आधा बेहोश हालत में मरीज रहा यहाँ, उसका इमरजेंसी में गहन इलाज किया गया। इंजेक्शन बोतल लगाए गए और उसके बाद दूसरे का भी इलाज हुआ, जिसका नाम दुर्गादीन है। उसको भी शरीर में कई जगह घाव छिला हुआ और चोटें हैं। तो दोनों को वही उनके क्रेशर मालिक, खदान मालिक, उनको दोनों को उनके साथ झांसी के लिए बाद में रेफर कर दिया गया है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। भटिंडा अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पर फरीदकोट के नजदीक एक ट्रक और कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोग की मौत हो गई और 2 जख्मी हैं। भटिंडा अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पर फरीदकोट के नजदीक एक ट्रक और कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 की मौत हो गई और 2 जख्मी हैं। ਇਹ ਅੱਜ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ।
ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲੇ होया जी, कोटकपुरा रोड पे फरीदकोट तो। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कार चालक अपनी लड़की को लोहड़ी के कर वापस फरीदकोट आ रहे थे। कार में परिवार के 5 मेंबर थे जो फरीदकोट के ईडेवा गांव से लोहड़ी देकर फरीदकोट आ रहे थे। फरीदकोट की तरफ से जा रहे ट्रक के साथ कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार चकनाचूर हो गई और कार में सवार 5 मेंबर थे जिनको फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज लाया गया। 5 सदस्यों में से 3 की मौत हो गई और 2 गंभीर जख्मी बताए जा रहे हैं। भाई ये गल दा पता नहीं, तड़के कुड़ी कोले गए सी छोटी ढलमा तो आंदे पे सी हत्थ ने, ये नहीं पता लग्या भी ट्रक ने फेट मारी। इत्थे दस्सण दे मुताबक ट्रक ने फेट मारी है। 3 जाने पूरे हो गए। एक बेटी सीगी, काका सीगा अमरजीत सिंह, ਉਹਦਾ बाप सीगा। 3 जाने डेथ हो गई। बेटा अजे हस्पताल गंभीर है। कित्थों की रस्ते च कित्थों आ रहे सीगे? ये ढलमा तो आंदे पे सीगे। कुड़ी कोले लोहड़ी देन गए सीगे तड़के। फरीदकोट दे लोकल फरीदकोट दे रहने वाले मच्छी चौक। फरीदकोट से जगतार दोसंज की रिपोर्ट। डेरा मुखी की माफी को लेकर और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर पिछले कुछ दिनों से पंजाब में माहौल गरमाया था और सिख पंथ में उतार चढ़ाव के कारण पंथ का माहौल खराब हो गया था। आज इसी के तहत आज अकाल तख्त में अरदास दिवस के रूप में सिख पंथ की चढ़ती कला के लिए अरदास की गई। डेरा मुखी की माफी को लेकर और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर पिछले कुछ दिनों से पंजाब में माहौल गरमाया था और सिख पंथ में उतार चढ़ाव के कारण पंथ का माहौल खराब हो गया था और सिख पंथ में शांति के लिए श्री अकाल तख्त साहब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ने 10 तारीख को सिख संगत को अरदास दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। आज इसी के तहत श्री अकाल तख्त में पूर्व जत्थेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ने श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास दिवस के रूप में सिख पंथ की चढ़ती कला के लिए अरदास की। 5 प्यारे ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੌਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਦੇਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। पंजाब से साहिब दयाल की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।